इस लेक्चर का जो प्राइम गोल है वो हम इस स्केमेटिक से एग्जैक्टली समझ लेंगे। देखो यहाँ पे एक्स वाई आप एक्सिस अज्यूम करो। यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, सिमिलरली दूसरा चार्ज Q2 है। तो ये Q1 और Q2 कैसे डिफाइन होंगे? तो Q1 के लिए आप R1 पोजीशन वेक्टर एज्यूम कर लो। एज्यूम तो क्या ही करेंगे, R1 is defined once you say Q1 at a given location. So Q1 चार्ज और R1 पोजीशन। सिमिलरली Q2 चार्ज उसका R2 पोजीशन वेक्टर। अब इन दोनों के बीच की दूरी कैसे तय होगी? तो ये दूरी तय करता है वेक्टर R21। यहाँ पे वेक्टर R21 है 1 की ओर से 2 की तरफ, मतलब डायरेक्शन उसकी 2 की तरफ है 1 की ओर से। दूसरा एक वेक्टर हम डिफाइन करेंगे आर कैप, यूनिट वेक्टर है, जो कि आपको पता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। नाउ यू से हमने जो फोर्स देखा था स्केलर फॉर्म में, वो फोर्स है 2 के ऊपर लगने वाला 1 की ओर से, और ये लाइन ज्वाइनिंग होता है। बट यहाँ पे आपने देखो ऊपर वेक्टर दिया है, तो हम उसको वेक्टोरियली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमने उसका स्केलर फॉर्म देखा है ना, ये आप जो देख रहे हैं वो उसका वेक्टर फॉर्म है। तो यही एग्जैक्ट हमारा गोल है। तो डियर स्टूडेंट्स, यही हमारा लेक्चर 3B है, जिसका गोल है कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में समझना है। दूसरा एक बहुत ही डीप नेचर का लॉ है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये नेचर का लॉ है, बहुत ही डीप है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सिंपल सिंपल है। बट आई विल टेल यू what is the very subtle thing about this superposition principle. Okay, let's go ahead. As हमने जो डिस्कस किया है, इस स्लाइड पे हमारे गोल अब क्लियर है, वेक्टर फॉर्म में देखना है पोजीशन वेक्टर, फोर्स, ये जो सारे कंपोनेंट हमने अगली स्लाइड में देखे, वो सारों को हमें समझना है। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का फिजिकल मीनिंग और उसका जो मैथमेटिकल, ये सारी चीजें हम एग्जाम्पल करके और सॉलिडिफाई कर लेंगे। यहाँ पे हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने स्केलर फॉर्म जो है उससे हमें मैग्नीट्यूड ये मिलता है Q1 Q2 बाय स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें पता भी चलता है कि ये फोर्स रिपल्सिव है या अट्रैक्टिव है ना, ये हमने देख लिया। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में समझते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में हमें जैसे Q1 Q2 हमने ले लिए है, उसका उसके R1 R2 पोजीशन वेक्टर हमें पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे आप स्केमेटिक से ये सारी चीजें पहले क्लियर करते हैं। ये जो स्केमेटिक है, यहाँ पे Q1 को A पे रखा है, जो ऊपर वाला चार्ज है। सिमिलरली Q2 जो है वो नीचे है, वो उसको B कहा है ना। तो और A Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 है, Q2 का R2 है ना। अब जो R21 है यहाँ पे, वो आप समझ लो, और यही आपका लिंक रहेगा, है ना। R21 एक वेक्टर है, वो कैसे आया? तो आपको वेक्टर एडिशन पता है। लेट अस से इसको हम अगर R2 के फॉर्म में लिखे तो R2 इज विल बी इक्वल टू R21 प्लस R1, है ना। तो यही है कि R1 जो पोजीशन वेक्टर है उसके हेड से आप R21 का टेल अगर रिप्रेजेंट करें तो R1 प्लस R21 विल बी R2। वेक्टर एडिशन हो गया सिंपली। सो देयरफॉर अगर इसको दूसरे तरीके से रखे तो R21 विल बी R2 माइनस R1, है ना। जैसे मैंने कहा, यही आप इसको पॉज करके एक बार समझ लीजिए। दैट्स इट। यू नो R21 इज सिंपली डिस्प्लेसमेंट, यू कैन से, ओके, फ्रॉम 1 टू 2 डायरेक्शन उसकी। ओके, नाउ इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है कि आप ऐसे इसके रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये मैग्नीट्यूड है। फिर उसका यूनिट वेक्टर आपको पता है कि वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो दिस इज हाउ, and you know why we have chosen direction as towards 2 from 1. R21 is towards 2 from 1. So now we will do plug-in thing.
हमने पता है कि F21 is towards 2 from 1 in the direction r cap 21. Okay, so we will simply plug in this r cap की जो हमने डेफिनेशन है. So upon plugging in, हमने जो पहली स्लाइड में देखा था F21 का एग्जैक्ट फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, ये ऐसे सिंपली प्लग इन करने से आ गया. देखा? तो R2 माइनस R1. ओके, अब हम देखेंगे कि F12 कैसे निकाला जाए. तो दो तरीके हैं, वेक्टोरियल फॉर्म से भी आप इसको निकाल सकते हो और न्यूटन के थर्ड लॉ से, और दोनों एक है, वही हम दिखाएंगे अभी. देखो, तो न्यूटन का थर्ड लॉ अगर हम कहे तो सिंपली एक्शन रिएक्शन पेयर है, दो बॉडीज है, दो, है ना, और न्यूटन का थर्ड लॉ तो वैलिड रहेगा. तो यहाँ पे न्यूटन के थर्ड लॉ से वो माइनस F21 लिख सकते हैं F12. ओके, so therefore माइनस लिखने के लिए हमें R1 माइनस R2 करना पड़ेगा. ओके, तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ से हमने किया है. और यहाँ पे R1 माइनस R2 अगर लिखे तो ये तो R कैप 12 डेफिनेशन बाय डेफिनेशन हो गया. ओके, नाउ वी विल सी दिस फॉर्म इन द वेक्टोरियल वे. तो वेक्टोरियल वे में हमको पता है R12 पॉइंट्स फ्रॉम 2 टुवर्ड्स 1. Okay, so R12 is obviously minus R21. So vectorially also this satisfies Newton's third. In any case, आपको सिंपल पता है कि F12 is minus F21 है. Either you know F21 or you know F12. It's okay. So this is simply when two charges are present. So now this solidifies your vectorial form. ये वेक्टर फॉर्म हमने क्लियर कर लिया है. अब ये वेक्टर फॉर्म क्यों इंपॉर्टेंट है? तो भाई 2D और 3D में आपको पता है, अगर आपको वेक्टर ऐड करना है तो आप कंपोनेंट वाइज ऐड कर लो, आई जे के, आई को आई में ऐड करो, तो ये सारी चीजें सिंपल है. देयरफॉर समटाइम्स वेक्टर फॉर्म इज प्रेफरेबल. ओके, सो नाउ दीज आर द थिंग्स. बट अब मैं आता हूं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर. देखो, यहाँ पे जो सटल चीज है वो मैं आपको बताता हूँ. एक सेंट्रल चार्ज क्यू है, उसके ऊपर ना फोर्सेस लग रहे हैं. अगर सराउंडिंग में ऐसे चार्जेस बहुत सारे हैं ना, Q1 Q2 Q3 Q4 Qn तक, तो अब यहाँ पे एक सटल क्वेश्चन है कि हमने दो चार्जेस की वजह से फोर्स तो निकाल लिया जो कूलम्स का लॉ है. अब अगर सेवरल चार्जेस आर प्रेजेंट, तो क्या नेचर ये सारों फोर्सेस का एवरेज करेगा? मतलब जो क्यू के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, will it be the same thing as Coulomb's force or there is something else? है कि नहीं? तो नेचर ना, अब नेचर क्या करता है कि नेचर says that no, I am not averaging forces. Coulomb's law is valid, but I am simply uh, vec- vector adding. So therefore, the net force at Q is simply वेक्टर एडिशन. बस यही सटल पॉइंट था कि ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, नेचर ने हमें सेव कर लिया है. इट डज नॉट एवरेज, इट सिंपली वेक्टर एड्स. तो क्यू के ऊपर नेट फोर्स है, वो सारे जो F1 F2 F3 Fn तक जो लग रहे हैं उनका आप वेक्टर एडिशन करो, है ना. तो यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है. चलो इसको एक बार और देखते हैं. देखो, ये जो सेंट्रल चार्ज क्यू है, आजू बाजू बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं, हमने 3 तक लिया है. तो क्यू पर वन की वजह से लगने वाला फोर्स लेटर से ऐसा लग रहा है उस तरफ. सिमिलरली 2 की वजह से लगने वाला इस तरफ लग रहा है ना. ये सारे अट्रैक्टिव है, मतलब ऐसा समझो. तो अब इन तीनों की वजह से नेट फोर्स कहाँ पे लगेगा? तो हाँ, जैसे कहा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वैलिड रहता है, तो वी विल सिंपली हैव टू ऐड देम वेक्टोरियली. तो क्यू पे ऊपर जो नेट फोर्स लगने वाला है वो, तो पहले क्या करो, F1 और F2 को वेक्टोरियली ऐड करो. तो देखो, आपने F2 को स्लाइड कर दिया, उसके हेड से इसका टेल, तो यू नो नाउ, है ना, आपको मिल गया आपका रिजल्टेंट. अब क्या करो कि 3 को स्लाइड करो, है ना. सिमिलरली आप करते जाओ इसको. तो F3 हमने स्लाइड करके वहां रख दिया. तो लास्ट जो फोर्स बचेगा वो आपका F नेट ऐसे आएगा.
समझे ना? तो देखो एफ नेट जो नेट फ़ोर्स क्यू पे लगने वाला है वो ऐसे और इस डायरेक्शन में लगेगा। दिस इज़ व्हाट द सुपरपोज़िशन इज़ ऑल अबाउट। इट सेज़ दैट सिंपली वेक्टर ऐड। ओके? सो अब हम ये जो हमने जो समझा है स्कीमेटिक के थ्रू, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप इसको एक बार की पॉइंट समझ लें, हाउ टू राइट दिस सुपरपोज़िशन। ओके, नाउ अब हम इसके जो न्यूआंसेस मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसके ऊपर आते हैं। सपोज़ करो कि एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे फोर्सेस रखे हुए हैं, तो 1, 2 और 3, तो R1, 2 इनके बीच का डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट का हो, 2 R2, 3 भी हमें पता है। तो पेयर वाइज़ जो फोर्सेस है, वो तो वैलिड रहेंगे, यही है ना? कूलम्ब्स लॉ तो वैलिड रहेगा क्योंकि Q3 प्रेज़ेंट है, तो इट विल नॉट अफेक्ट दिस F12 और F21, है ना? ये F12 और F21 तो हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। Huh? That's it. So that is what the important thing here is. So this is represented as sometimes question. So you know now the answer is the presence of the third chart will not affect the pairwise force. So you can calculate force always as it is. Okay. अब यहाँ पे देखो ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो आपको तो पता ही है बट दिस इज एन एग्जांपल। सेंटर पे चार्ज क्यू है और माइनस ए और प्लस ए पे ऐसे रखे हुए हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन में है F1 F2, है ना? तो आपको नेट फोर्स निकालना है एट एट द चार्ज जो सेंटर पे है उसपे। तो अगर इक्वल एंड अपोजिट है तो सुपर पोजिशन की वजह से आपको तो पता है कि यहाँ पे आंसर जीरो आने वाला है ना? बट हम इसको अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि F1 इज कैलकुलेटेड एज दिस, मैग्नीट्यूड आपको पता है, डायरेक्शन भी आपको पता ही थी, है ना? तो हमने डायरेक्शन इसको प्लस एक्स एक्सिस का अलॉन्ग ले लिया, तो इसको हम आई कैप लिख सकते हैं। सिमिलरली F2 का मैग्नीट्यूड हमें दिया है F1 लेकिन उसका डायरेक्शन माइनस, तो ये अब इसको हम वेक्टोरियली ऐड करें तो जीरो आने वाला है ऐसे। ठीक है, ये सिंपल एग्जांपल है आपकी। ओके, नाउ ट्रायंगल अगर है तो उसके ऊपर हम कैसे करेंगे? तो वही चीज है यहाँ पे देखो, पेयरवाइज फोर्स तो आप निकाल ही सकते हो। ए बी सी पे चार्ज क्यू रखा हुआ है प्लस क्यू, और हमें ए के ऊपर लगने वाला फोर्स निकालना है। क्या करेंगे हम? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ए के ऊपर देखो बी की वजह से लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन आपको पता चल गई। सिमिलरली सी की वजह से ए के ऊपर लगने वाला फोर्स देखो इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका साइड एल है, तो आपको एंगल पता है इन दोनों के बीच का। So therefore, now it is very easy to vectorially calculate F net. हाँ, जिनको वेक्टर का फॉर्मूला पता है आप लगा सकते हो। देखो यहाँ पे हमने उसको मैग्नीट्यूड हमने देखो मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि इनके बीच का एंगल हमें 60 डिग्री पता है, तो आपको तो पता ही है वेक्टर का जो नेट रिजल्टेंट के लिए क्या फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab और कॉस थीटा। तो यहीं से हमने एफ नेट निकाला, है ना? प्रिंसिपल सुपरपोजिशन का है, किसी एक चार्ज के ऊपर हमने वेक्टर एडिशन किया है। ओके, और डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे कि यहाँ पे हम वही वेक्टर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट बिकॉज वी नो कि दोनों फोर्स सेम है तो एग्जैक्टली बाइसेक्ट करेगा, इसीलिए हमने ये अ, निकाल लिया। तो अब हम इसको हम समराइज करते हैं कि हमने पोजीशन वेक्टर और वेक्टर फॉर्म कैसे होता है फोर्स का, वो हमने देख लिया। यहाँ पे हमने जो यूनिट वेक्टर है उसको भी समझा है, और उसके थ्रू एक्शन रिएक्शन पेयर और न्यूटन थर्ड लॉ और वेक्टर से हमने ये F12 F21 समझ लिया। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने खास करके समझा है, और कभी कभार ये जो सिमेट्रिक कंडीशन होती है उससे आपको प्रैक्टिस से तुरंत यू विल बी एबल टू सॉल्व वेक्टर्स वाले
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको अ, एक और लेवल अप ले जाएँगे, जहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन से अननोन चार्जेस निकालने रहते हैं, है ना? लाइन है, ट्रायंगल है। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ैक्ट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक लेवल अप है और यहीं पे कूलम्ब्स लॉ अ, अब यहाँ पे हम एंड करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फील्ड की ओर जाएँगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप जाना है तो यही प्लेलिस्ट को आप फ़ॉलो कर सकते हो। थैंक यू।